हेलो जेम्स। तो आपका स्वागत है आपके एंड हमारे यूट्यूब चैनल चॉक एंड बियॉन्ड पे, जहां हम क्लास 9-10 के साइंस के वन शॉट फुल लेक्चर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आज का जो चैप्टर है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस। हमारा पहला जो सवाल बनता है वो होता है व्हाट इज अ फोर्स, मतलब फोर्स क्या है। ठीक है, तो अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई बॉडी है, उसको या पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, तो जिसके कारण उसमें मोशन आ जाता है या वो अपना जगह चेंज कर देता है। तो वो जगह चेंज किया वो किस इफेक्ट के कारण किया, तो उसी को फोर्स कहते हैं। जो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स है उसे हम लोग न्यूटन कहते हैं। नाउ एग्जाम्पल ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, जैसे पुशिंग, पुलिंग, स्ट्रेचिंग, लिफ्टिंग एटसेट्रा। ओके, ये फिगर से समझ लो। सिंस अ फोर्स कैन नॉट बी सीन, हम लोग फोर्स को तो देख नहीं सकते, तो हम लोग कैसे जानेंगे वहाँ फोर्स लग रहा है, तो हम लोग जानते हैं उसके इफेक्ट से। ठीक है, तो कुछ अभी बेसिक फोर्स है उसे भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जो पहला इफेक्ट है वो है कि फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। मतलब फोर्स है किसी भी स्टेशनरी बॉडी जो रेस्ट में है उसको मोशन में ला सकती है। मतलब मान लो एक बॉडी है, उस पर अगर फोर्स लगाया जाए तो क्या होगा, वो मोशन में आ जाएगी। टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी, मान लीजिए कोई भी बॉडी मोशन में है। ओके, बॉडी इन मोशन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, फोर्स अप्लाइड अपोजिट डायरेक्शन में किए हैं, तो क्या उस टाइम या कुछ टाइम बाद ही, आफ्टर टाइम टी या कुछ भी, क्या होगा, वो बॉडी रुक जाएगी। 3, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी। मतलब अगर कोई बॉडी है वो यू इनिशियल स्पीड से जा रही है और उसके ही डायरेक्शन में अगर मान लीजिए आपको इनिशियल फोर्स लगाएं, तो आफ्टर टाइम टी या उसी टाइम क्या होगा, वो बॉडी का जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। और अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेंज कर दिया जाए तो बॉडी की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। नंबर 4, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी मतलब कोई भी मान लीजिए बॉक्स है या बॉडी है, वो यू इनिशियल स्पीड से जा रही है, और अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाया जाए या व्हेन फोर्स अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन या कोई भी डायरेक्शन में, तो क्या होगा, वो मूविंग बॉडी का क्या है, वो डायरेक्शन चेंज कर देगा। मतलब वो अगर ईस्ट से है तो वेस्ट में चली जाएगी, नॉर्थ साउथ, मतलब समझ रहे हैं ना, अपोजिट हो जाएगा। नंबर 5, चेंज द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। मतलब मान लीजिए सबसे अच्छा एग्जांपल ये स्प्रिंग है। मान लीजिए नॉर्मल स्प्रिंग है, उस पर कंप्रेशन फोर्स लगाएं या कुछ भी फोर्स लगाएं, अप्लाई किए फोर्स उस पर, तो क्या होगा, वो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है, इससे उसकी शेप एंड साइज चेंज हो जाती है। अब हम फोर्स के प्रकार पढ़ेंगे, मतलब टाइप ऑफ फोर्स, कितने टाइप ऑफ फोर्स होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ फोर्सेस, मतलब फोर्स के 2 टाइप होते हैं। पहला बैलेंस फोर्स, दूसरा अनबैलेंस फोर्स। ओके, सो व्हाट इज बैलेंस फोर्स, मतलब बैलेंस फोर्स क्या है। देखिए, व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, इट इज सेड टू बी बैलेंस फोर्स। हम एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लेते हैं कोई भी स्टेशनरी बॉक्स, मतलब रुका हुआ बॉक्स है। ठीक है, स्टेशनरी बॉक्स, बॉडी, कुछ भी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग उस पर अपना फोर्स लगाएंगे, मैंने अप्लाइड फोर्स बैस, मतलब कोई फोर्स अगर लगा रहे हैं, मान लीजिए वो रेस्ट में, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट में लगेगा, ये फिक्स है। ठीक है, अब नीचे की तरफ देखें क्या लगेगा, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा, जो ग्रेविटी के कारण लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और उसको इक्वल करने के लिए क्या लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स ऑफ रिएक्शन, जिसे नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ सभी फोर्स एक दूसरे को काट देगी, जिसे रिजल्टेंट क्या आ जाएगी, जीरो, और यहाँ बैलेंस फोर्स यूज हो रही है। सो वही पॉइंट यहाँ भी लिखा हुआ है, सिंस द बॉडी इज एट रेस्ट एज रिजल्टेंट फोर्स
अप्लाइड ऑन इट इज जीरो, मतलब जीरो हुआ उसका रिजल्टेंट फोर्स, इसीलिए वो रेस्ट में ही रह गई। थस इट इज अ बैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस फोर्स कैन ओनली चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, मतलब बैलेंस फोर्स का शेप एंड साइज बॉडी का चेंज कर सकता है, ये किसी भी बॉडी में मोशन नहीं ला सकता। इट कैन नॉट चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी, मतलब ये बॉडी में कोई मोशन नहीं ला सकता। अब देखो, when the resultant of all force acting on a body is not zero, when the resultant of all force acting on a body is not zero, then it is said to be unbalanced force। मतलब देखिए, जब जीरो हुआ सभी रिजल्टेंट मैंने चारों तरफ से सब कुछ कैंसिल हो गया, तब क्या हुआ था, वो बैलेंस फोर्स था। बट अब जब रिजल्टेंट जीरो नहीं आएगा तो वो अनबैलेंस फोर्स है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, तो भाई देखो, एनी फोर्स विच चेंज द स्टेटस ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। मतलब कोई बॉडी अगर मोशन से रेस्ट में हो या रेस्ट से मोशन, तो अनबैलेंस फोर्स के ही कारण होती है। तो अनबैलेंस फोर्स इम्पोर्टेंट है, बाकी आगे जितना भी हम लोग पढ़ेंगे उसके लिए। नाउ द मोस्ट अवेटेड टॉपिक, या सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी इस चैप्टर का, वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। Newton has given three laws to describe the motion of the body. These laws are known as laws of motion। तो न्यूटन को जानते ही हैं, तो न्यूटन जो साइंटिस्ट थे उसने 3 लॉ दिए थे मोशन को डिफाइन करने के लिए, मोशन के को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। हम एक एक कर सारी लॉज को पढ़ेंगे और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से अलग से उसे भी जानेंगे। तो देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो क्या है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो क्या बोलते हैं न्यूटन जी, तो न्यूटन जी बोलते हैं कि अ बॉडी एट रेस्ट, क्या बोलते हैं, तो अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन will continue in a motion in a straight line with a uniform speed unless an external force applied on it। मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में स्ट्रेट लाइन में चलते रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तब तक वो वैसे ही चलती रहेगी, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। बट भाई इसकी भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि देयर शुड बी नो रेसिस्टिव फोर्स लाइक फ्रिक्शन और एयर ड्रैग। मतलब मान लो फ्रिक्शन और एयर ड्रैग वो तो एक रेसिस्टिव फोर्स की तरह काम आएगा ना, तो इसीलिए वो दोनों नहीं होना चाहिए, फिर ये कंडीशन अप्लाई होती है। अब देखते हैं इनर्शिया। तो द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और इफ मूविंग टू कंटिन्यू मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। जैसे हम न्यूटन फर्स्ट लॉ है, इसे गलीलियो ने दिया था। मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसे स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहेगी, वही सेम बात। अब इसमें देखो क्या है, अगर कोई बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा है तो उसको हिलाने में या उसको पोजीशन चेंज करने में क्या होगा, ज़्यादा मतलब फोर्स लगेगा। बस वही उसका उल्टा वही है कि अगर कम हुआ तो उसको कम लगेगा। अब हम एक न्यू टर्म पढ़ते हैं, ठीक है। तो न्यू टर्म है मोमेंटम। ये क्या है, तो मोमेंटम होता क्या है भाई, तो मोमेंटम इज डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स मास एंड वेलोसिटी। मतलब ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट का जो मास है उसका वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसे मोमेंटम कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड एज अ पी, ठीक है, इट इज़ डिनोटेड एज अ पी। तो मैथमेटिकली से कैसे करते देखते, ठीक है, इट इज डिनोटेड एज पी। तो मैथमेटिकली मोमेंटम इज कैलकुलेटेड एज, ओके, जैसे कैलकुलेट करते हैं तो P इक्वल टू नॉर्मली लिखो M क्रॉस V, जहाँ पे कहाँ क्या है, तो P है मोमेंटम, M है मास और V है वेलोसिटी। देखो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, उसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ये देख लो। फिर मोमेंटम जो है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सा क्वांटिटी है दोस्तों, तो ये वेक्टर क्वांटिटी, ओके। अब देखो एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक कार है, उसका मास है 2 kg। इफ अ कार ऑफ मास 200 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। कितना है उसका वेलोसिटी, तो वेलोसिटी है उसका 60 किलोमीटर पर आवर। तो उस कार का मोमेंटम बताइए, तो फाइंड द मोमेंटम ऑफ कार। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले मास लिखेंगे। मास कितना है उसका, तो मास है इसका 200 kg।
वेलोसिटी कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। तो नॉर्मली फॉर्मूला लगाएंगे P इक्वल टू एम क्रॉस भी, तो क्या हो जाएगा P इक्वल टू 200 इंटू 60, जो P इक्वल टू कितना आएगा 12,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब जब हम मोमेंटम का कॉन्सेप्ट सीख गए हैं तो अब आते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ओके। देखिए ये क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द न्यूटन जी ने दूसरा जो लॉ दिया वो क्या है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट। मतलब कोई भी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है बॉडी का, वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बस इतना समझ लीजिए, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये समझो कि किसी भी बॉडी पे जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उसकी स्पीड जो है उसी रफ्तार से बढ़ेगी, क्योंकि देखो मोमेंटम क्या होता है एम क्रॉस भी, और एम तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो क्या बढ़ेगी भी, तो वही है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u। मतलब कोई बॉडी ऑफ मास m है, ठीक है, उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, ठीक है। अब उस पर कोई मान लो फोर्स अप्लाई किए, f फोर्स अप्लाई किए t टाइम के लिए, ठीक है, तो उसका क्या होगा फाइनल वेलोसिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि तो मैंने क्या बोला था चेंज इन मोमेंटम, तो भाई वेलोसिटी बढ़ता है, मास तो भाई कांस्टेंट है, तो फाइनल वेलोसिटी मान लो भाई v हो गया। तो अब क्या होगा, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा एम भी माइनस एम यू, भाई वो चेंज हुआ वही तो हुआ चेंज, मास तो सेम था, तो भी माइनस यू ही चेंज हुआ, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम भी माइनस एम यू बाय टाइम टेकन, जैसे बताया गया था। अब देखो, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हैं एम भी माइनस यू बाई टी, एम कॉमन आ गया। अब देखो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, क्यों, भी माइनस यू बाई टी है, वही तो एक्सेलरेशन होता है, हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था। अब देखो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा के एम ए, क्योंकि प्रोपोर्शनल हटता है तो के का साइन आता है। अब देखो सिंस के कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनल हटा तो के कॉन्स्टेंट जो साइन आया था, तो इट्स वैल्यू इन ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, जिससे हम लोग को रियल फोर्स का फॉर्मूला निकलता है, जो क्या है, जो है एफ इक्वल टू एम ए। इसे एकदम कंठस्थ याद करो, एफ इक्वल टू एम ए, इसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। अब देखो ये बहुत कुछ हमें बताया, जैसे ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से देखिए तो क्या हो जाएगा के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो फेमसली नॉन एज है, तो जैसे फेमसली हम लोग जानते हैं, तो विच इज नॉन एज फेमसली क्या है, तो उसे न्यूटन कहते हैं हम लोग, ठीक है, न्यूटन। तो फोर्स कैसा यूनिट न्यूटन, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। अब देखो फोर्स क्या है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि देखो डायरेक्शन डिपेंड करता है, समझे, क्योंकि वो रिजल्टेंट जीरो होने, याद है वो बैलेंस फोर्स में। अब देखो न्यूटन को कैसे डिफाइन करोगे, तो देखो अ न्यूटन इज दैट फोर्स, न्यूटन एक ऐसा फोर्स है, कैसा फोर्स है भाई, तो न्यूटन इज दैट फोर्स व्हेन एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ठीक है, विच व्हेन एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हुआ इसका मतलब मान लो कोई बॉडी का मास 1 kg है, ठीक है, उस पर हम कुछ फोर्स लगाएं और उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाए, तो क्या हो जाएगा 1 न्यूटन, ठीक है, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। देखो जो न्यूटन सेकेंड लॉ जो है मोशन, वो क्या है, तो वो असल में रिलेशन क्या देता है, तो वो रिलेशन देता है फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन इट। सबसे इंपॉर्टेंट यही था, क्योंकि देखो मास तो चेंज होना नहीं है, तो इस चेंज क्या होता है, स्पीड चेंज होता है, तो जब वेलोसिटी या स्पीड चेंज होता है तो वही क्या होता है, वही चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही तो एक्सेलरेशन है। तो मेन क्या है, वो फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन देता है, ओके। अब देखो इफ़ अ नेगेटिव साइन कम विथ फोर्स, मतलब कोई नेगेटिव साइन फोर्स के साथ आ गया, तो ये क्या दिखाएगा कि अगर ये नेगेटिव साइन है तो इट विल इंडिकेट दैट द force is acting in a direction opposite to that in which body moving। मतलब
बॉडी मान लो ईस्ट में जा रही है, हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वेस्ट में, तो इसमें क्या होगा, निगेटिव साइन यूज होगा फोर्स में, ठीक है। ओके, अब देख भाई ये जो सवाल है, व्हाट फोर्स इज नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉल ऑफ मास 6 kg। मतलब भाई कितना फोर्स चाहिए हमें, कोई भी बॉल जिसका मास 6 kg है उसमें एक्सेलरेशन लाना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो इस भाई इसका तो आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है, और देना बस वही फॉर्मूला से बन जाएगा, F=ma से बनाना, और ज़रूर आंसर आएगा। और आप लोग कमेंट में प्लीज़ इसका आंसर दीजिएगा। तो भाई इसका आंसर तो आप लोग कमेंट में दे देना। और देखो मैंने अभी तक जितना ही पढ़ाया है उसको नोट्स करो, ये बहुत शॉर्ट नोट के टाइप काम आ जाएगा। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप इसको एक बार पढ़ना, जो मैंने लिखाया है आपका लगभग सारा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर है। तो इसको लिखो, और मेरी वीडियोस जो हैं जो आपको तो हेल्पफुल हैं ही, तो अपने दोस्तों को शेयर करो, वीडियोस को लाइक करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे और भी लोगों के पास ये जा पाए और उनका भी भला हो। तो देखो अभी हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट सबसे लास्ट जो है वह न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने वाले, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो भाई जनरल में बहुत फेमस मोशन है, हर लोगों के जुबान पे रहता है, जो साइंस ना भी पढ़ते हैं उनको भी पता है कि एवरी इक्वल है, मतलब क्या है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बस इसी पे है। तो देखिए क्या है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो भाई हम न्यूटन जी के हिसाब से देखिए क्या है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, वेन एवर वन बॉडी इज एग्जैक्ट फोर्स ऑन अनदर बॉडी, मतलब वेन एवर वन बॉडी इज एग्जैक्ट फोर्स ऑन अनदर बॉडी द सेकेंड बॉडी एग्जर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन अदर बॉडी, मतलब फर्स्ट बॉडी, ठीक है। मतलब अगर आप कोई बॉडी है, जो फर्स्ट बॉडी है, वो दूसरे बॉडी पे कोई फोर्स लगाता है, मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, 6 न्यूटन का फोर्स लगाया, 7 का लगाया, तो जो दूसरा बॉडी है वो भी फर्स्ट बॉडी पे क्या है उतना ही सेम न्यूटन का फोर्स लगाएगी, ठीक है। देखो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल है, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला है हाउ डू वी वॉक, हम लोग चलते कैसे। अब देखो हम लोग का पैर जब ज़मीन पे रहता है तो हम लोग एक फोर्स लगाते हैं, और उसके बाद ना ज़मीन से जो है ना हम लोग को अपोजिट फोर्स लगता है, जिस कारण हम लोग आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। और दूसरा है वाई द गन रिकॉइल। अब रिकॉइल क्या है, मान लो तुम कभी गोली चलाओगे तो जितने जो उसका इतना फोर्स रहता है ना, जिस कारण वो तुमको उल्टा पीछे धकेलता है, तो उसे वो क्या बोलते हैं, गन का रिकॉइलेशन, जिसे हम अच्छे से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में जानेंगे, ठीक है। अब भाई ये क्या बोला है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, तो देखो, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, ठीक, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर, मतलब एक्ट अपॉन वन अनदर मतलब कॉलिजन, समझ लो कॉलिजन का थ्योरी है, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट प्रोवाइड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, मतलब मोमेंटम जो है कांस्टेंट रहता है, मतलब मान लो पहला P1 था, अब P2 हो गया, तो P1 इक्वल टू P2 ही होगा, ठीक है। और देखो नॉर्मल बात है, चाहे एनर्जी हो, मास हो, वैसे मोमेंटम है, तो मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसका ये तुम देख लो असल में क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, ये भी जो फिगर आएगा ये फिगर से देख लो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इसको हम लोग को प्रूफ करना है, ओके। तो देखो प्रूफ कैसे करते हैं, ठीक है। तो लेट द एक्सेलरेशन ऑफ मास m1, 2 मास लेंगे, एक m1 लेंगे, एक m2 लेते हैं, ओके। तो जो पहला मास m1 है उसका एक्सेलरेशन कुछ मान लो a1 है, ओके। चलो अब दूसरा मास लेते हैं, मास m2, ओके। इसका एक्सेलरेशन क्या रखा है, a2 लेते हैं। अब देखो a1 क्या हो जाएगा, v1 माइनस u1 बाई टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ जो मास 1 होगा और जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास 1 बाई टी, तो सेम a2 का भी वही होगा। अब देखो f1 क्या होगा, m1 इंटू उसका a1, तो a1 को ऐसे लिख सकते हैं ना, f2 वही m इंटू है इसे, तो a2 कर देंगे, f2 इक्वल टू m इंटू a2। अब देखो फोर्स एक्सर्टेड बाय, अब ये क्या है, F1 इक्वल टू माइनस F2 होगा, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ये बता रहा हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ मतलब M2v2 माइनस v2 जो है ये कितना इसके इक्वल होगा, ठीक है। क्यों,
तो ये फोर्स F2 जो है एक्सर्टेड बाय M2 जो है, देखो फोर्स एक्सर्टेड बाय M2 इज एक्शन, M2 के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट किया गया वो एक्शन है, और जो F1 के द्वारा जो होगा वो क्या है, उसका रिएक्शन है, तो जिसके द्वारा ये निकलेगा। ओके, अब नॉर्मली तुम इसके क्या करना है, अब नॉर्मली सॉल्व करो इस इक्वेशन को, ठीक है। तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है या बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो वो क्या आता है, तो वो आएगा, मतलब ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो हमने अभी पहले किया, ठीक है, तो वो आएगा M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। ओके, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमें क्या जानने मिला कि देखो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, माने कोलिजन होने से पहले जो मोमेंटम था, मतलब P1 मान के चलते हैं, और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन जिसे हम लोग P2 बोल सकते हैं, तो P1 इक्वल टू हमेशा P2 होगा। तो अभी ये पूरा इसको नोट्स को कंप्लीट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का नोट्स है, ये काम आएगा आपको आगे, और इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आप लोग अगर कमेंट में बोलिएगा तो इनका न्यूमेरिकल्स करा देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू। देखिए आप लोग का एग्ज़ाम का समय पास आ रहा है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, और आप लोग को देखिए अगला जो वीडियो आएगा आप लोग के लिए वो क्लास 9 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 पे आएगा, जो जल्द ही 2-3 दिन में आ जाएगा, और अगला चैप्टर 2 करेंगे, फिर वापस बायो पे आ जाएंगे, और फिजिक्स फिर वैसे ही चलेगा, ठीक है। अगर आप लोग बोलिए तो मैथ का भी मैंने बना के रखा है, तो मैं उसे अपलोड कर दूँगा। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और शेयर जितना से ज़्यादा हो जाए उतना बेहतर है। थैंक यू।